ईंट की दीवार और उन ईंटों के बीच में बनी दरवाज़ों में से छन छन कराती चाँद की चाँदनी। ईंट की दीवार का सहारा लेकर बैठी अपने बेटे का इंतज़ार करती हुई एक माँ। ये कहानी है उस बेटे की जो आज दुनिया में एक सफल व्यक्ति है, जो शायद किसी महानगर में, किसी बड़े शहर में, किसी राजधानी में, किसी देश में, विदेश में एक बड़ा व्यापारी है, एक बड़ा अधिकारी है, बड़ा अफ़सर है या बड़ा राजनेता है। उसका इंतज़ार करती एक माँ की, जो ईंट की दीवार के सहारे बैठी हल्के अंधियारे में कोने में जल रहे मिट्टी के दिए की लौ को देखकर अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है। धुएं से भरी झोपड़ी में गीली लकड़ियों को फूंक देकर चूल्हा सुलगाती माँ, अपने बेटे के लिए रोटियां बनाती माँ, बेटे को अपने हाथ से थाली परोसकर खाना खिलाती माँ, दियों को बुझाकर अपने बेटे को थपकी देकर सुलाती हुई माँ, लोरी सुनाती हुई हिंडोलों को झूला झुलाती हुई माँ, थक कर सोए हुए बेटे की दिन भर की थकान को अपनी दुआओं से दूर करने का प्रयास कर भलाइयाँ लेती माँ, अपने बेटे का इंतज़ार करती हुई माँ। बस ये कहानी है उस बेटे की जिसका इंतज़ार कर रही है एक माँ। वक्त सरकता चला गया, शहर बदलता चला गया, कच्ची ईंट की दीवार की जगह बहुमंजिला इमारतों ने ले ली। पक्की दीवार के सहारे लगी कुर्सी पर बैठकर अपने बेटे का इंतज़ार करती माँ। अपने कमरों में टिमटिमाते हुए एलईडी बल्ब की रोशनी में दरवाजे को अलपक निहारती इंतज़ार करती एक माँ। डाइनिंग टेबल पर अपने बेटे का इंतज़ार करती हुई एक माँ। कोने में पड़े पुराने हिंडोलों को देखकर मुस्कुराती हुई एक माँ। पुरानी यादों में बचपन की अटखेलियों में खोई हुई एक माँ, अपने बेटे का इंतज़ार करती हुई एक माँ। सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल रहा है, जो नहीं बदला है वो है एक माँ का इंतज़ार। ईंट की दीवार के पीछे बैठी एक माँ का इंतज़ार। धुएं में गीली लकड़ी पर खाना पकाती माँ, अपने बेटे का पालन पोषण करती माँ। ईंट की दीवार के पीछे बैठी हुई अपने बेटे का इंतज़ार करती हुई एक माँ। बाहर शिव मंदिर के पास बच्चे खेल रहे हैं। छोटा सा यह गांव है, सभी मिलजुल कर भाईचारे से रहते हैं। संध्या का समय है, पंडित जानकी नाथ जी पूजा आरती की तैयारी में लगे हुए हैं। माँ जानती है जब तक बच्चों को पंडित जी प्रसाद नहीं देंगे और चाचा फकरुद्दीन बच्चों की धमा चौकड़ी से परेशान होकर फटकार नहीं लगाएंगे, तब तक बच्चे घर नहीं आएंगे। दोनों ही रिटायर्ड आदमी हैं। शाम को बरगद के नीचे बैठकर बतियाते हैं, तकरार करते हैं। इसी गांव में रहता है यह परिवार। ईंट और मटका बनाने का काम करता है। चारों तरफ कच्ची पक्की ईंटें बिखरी है और उन्हीं ईंटों को जोड़कर बनाया गया है यह घर। घर के नाम पर घास फूस का छप्पर है। बाहर मंगतू मिट्टी को अपने पैरों से गूंथ रहा है। ईंट भट्टे का मालिक कल सुबह से ही बदहवास था। बारिश का मौसम आने वाला है और ठेकेदार का पहलवान सेवकराम 5 गाड़ी ईंट पास के शहर में ठाकुर साहब के बताए पते पर पहुंचाने का हुक्म जारी कर गया है। कच्ची गीली ईंटें धूप में सूख रही है। मंगतू आधी रात तक इस मिट्टी को अपने पैरों से गूंथेगा, तब कहीं जाकर मिट्टी ईंट बनाने के लिए तैयार होगी और फिर सुबह भोर में मंगतू मिट्टी को ईंटों में सांचे में डालेगा। आज की तरह कल भी बहुत सारा काम रहेगा। सूखी कच्ची ईंटों को करीने से अलग जमाना और जब मंगतू और ईंटें डालेगा उसे सुखाना। बच्चे भी मदद करते हैं, एक एक ईंट उठाकर जमाते हैं, लेकिन गलती से कोई ईंट टूट जाती है। मंगतू बहुत चिल्लाता है। उसकी तो बड़बड़ाने की आदत हो गई है। कभी सेठ जी पर बड़बड़ाने लगता है तो कभी किसी और बात पर। अभी तो ठेकेदार पर बड़बड़ा रहा है। कहता है 1 महीने से फाके मार रहा था, मटके बनाने का काम दिया था, उसका पैसा भी नहीं दिया है। अब बरसात आने वाली है, हुक्म बजाता है, ईंट जल्दी बनाओ। कब ईंट सूखेगी, कब भट्टा चलेगा। इस भी कहीं बारिश आ गई तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी। 1 मास पहले कर देते, ईंट आराम से बनकर अच्छी सी पक जाती। अब पैसे मांगते समय कहेंगे मंगतू अच्छे से काम नहीं करता, आलसी है। ईंट कच्ची है और मंगतू यहाँ आधी रात तक खप रहा है। सेठ भी ठेकेदार की हाँ में हाँ मिलाएगा, जैसे मंगतू यहाँ आराम से बैठा बीड़ी पी रहा है। बस बीड़ी का ध्यान आते ही मंगतू को तलब महसूस होने लगी। उसने आवाज़ लगाई, ओ कस्तूरी, एक लोटा पानी लेती आ। सेठ अभी आकर छाती पर खड़ा हो जाएगा। मंगतू अभी तक मिट्टी नहीं गलाई और 2 घड़े पानी भी ला दे, थोड़ी माटी और गला दूं। कस्तूरी मंगतू राम की बेटा बहू है। बेटा हीरा शहर कमाने जाता है। कस्तूरी भी उसके साथ शहर में ही मजदूरी करती थी, पर कुछ समय से कस्तूरी बच्चों के साथ गांव में ही रह रही है।
हीरा का कहना है शहर में हालात खराब हैं। अब मंगतू तो कभी गांव के बाहर नहीं गया। तभी कस्तूरी पानी का लोटा देते हुए बोली, इस माटी को गूंथने में आधी रात बीत जाएगी। सुबह तक क्या माटी ही गूंथते रहोगे? ईंट कब डालोगे? सेठ को ईंट चाहिए, माटी नहीं। परंतु पानी पीकर बीड़ी सुलगाकर बोला, अब तेरी बड़बड़ बंद कर। सेठ आता होगा, माटी कम दिखेगा तो खीसा ढीला नहीं करेगा। रामू कब से नई किताब मांग रहा है। वह तो ठीक है। फखरुद्दीन चाचा ने पुराने कागजों से कॉपी सीकर दे दी, नहीं तो। मंगतू को बात अधूरी रह गई। कस्तूरी ने हाँ में गर्दन हिलाई और मटका उठाकर पानी लेने चली गई। बस यही दो दूध की रोटी के लिए और बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए मंगतू और कस्तूरी दिन रात लगे हुए हैं। मंगतू ने अपने पिता के साथ यही एक काम सीखा था। उसका बचपन तो गांधी बाबा की बातों में बीता था। ज़्यादा उसे कुछ याद नहीं है। बाबा बहुत ही डरते थे। कभी गांव के बाहर नहीं गए। गांव में ही जो काम मिल जाता कमा खा लेते थे। हाँ, चाचा और पंडित जी में तकरार जरूर होती थी। जवानी का जोश है, अभी गृहस्थी नहीं बची है। जवानी का उबाल भरते हैं। शादी होने के बाद आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। जवानी का उबाल ठंडा पड़ जाएगा। छोटी मोटी तकरार के बीच शांति और अमन बना हुआ था। मंगतू को और उसके अलावा कुछ याद नहीं। बाबा के साथ ईंट बनाते जीवन बीता था। हीरा की माँ लाली भी मझधार में उसे अकेला छोड़ गई। जब से मंगतू को समझ आया है, पंडित जी को और चाचा को साथ साथ तकरार करते पाया है। चाचा हर शाम की नमाज के बाद मंदिर के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बने ओटले पर चटाई बिछाकर बैठ जाते थे और अपना सेल वाला ट्रांजिस्टर लगाकर हिंदी उर्दू की खबरें सुनने लगते थे। पक्के राजनीतिज्ञ राजनीति की खबरों को बड़े चाव से सुनते और सुनाते थे। सियासत की हर रंग ढंग और चाल जानते थे। राजनेता की रग रग पहचानते थे। पंडित जी थे सीधे साधे आदमी। राजनीति बिल्कुल नहीं समझते। जिसने भोलेनाथ के गुण गाए उसकी बात मान गए, वहीं मतदान कर आए। भोलेनाथ भी खुश, नेता भी खुश। पर घर के मामले में कोई राजनीति बर्दाश्त नहीं करते थे। पूरे गांव में पंडित जी की बात चलती थी। कोई कुछ नहीं कह सकता था। बस एक चाचा ही तकरार करता रहता था। पंडित जी उसे दूसरे धर्म का कहते और फिर चाचा फट पड़ते। मैं पूरे गांव की भलाई के लिए कहता हूँ, मुझे दूसरे धर्म का बता दिया जाओ, मैं गांव के भले की बात नहीं कहूँगा। पंडित जी संध्या की आरती पूजा कर बरगद के नीचे चाचा के साथ वहीं जमकर बैठ जाते थे। खबरें सुनते और तकरार करते रहते। ट्रांजिस्टर खबरें सुना रहा था। कल लाहौर से दिल्ली के लिए चली रेलगाड़ी में सिर्फ लाशें ही लाशें मिली है। इसी तरह की खबरें पंजाब रेलगाड़ी की भी मिली, जो अमृत से चलकर इस्लामाबाद पहुंची है। चारों तरफ हिंसा फैली हुई है। माहौल बहुत खराब हो गया है। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। युवाओं का खून उबाल मार रहा है। अच्छे बुरे का भान नहीं है। गांधी बाबा भूख हड़ताल कर रहे हैं। सियासत गरमा रही है। देश बंटवारे का दर्द सह रहा है। आदमी का आदमी से विश्वास उठ गया है। हर तरफ बस नफरत फैल गई है और कुछ लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। मंगतू का बचपन बीत गया, जवानी ढलाव पर आ गई, परंतु पंडित जी और चाचा की तकरार खत्म नहीं हुई। दोनों ही बड़े भले आदमी हैं। पंडित जी सुबह सुबह गायों की सेवा करते हैं तो चाचा कबूतर को दाना डालते हैं। उसमें भी तकरार शुरू हो जाती है जब चाचा के आंगन से बकरी की में मिनियाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। दोनों ही जीवों की सेवा करते हैं। सवाल यह है कि क्या गौ सेवा अन्य जीवों की सेवा से अधिक पुण्य दिलाती है? पंडित जी का यही तर्क होता है कि गौ सेवा सर्वश्रेष्ठ है और चाचा दलील देकर कहते हैं, दूध लेते हो, सेवा तो करनी पड़ती है। कबूतर से तो हम कुछ नहीं लेते हैं। सुबह बकरी की में से शुरू हुई तकरार शाम तक रेडियो पर चल रही खबरों के साथ चलती रहती है। कभी पंडिताइन आकर तो कभी चाची आकर तकरार खत्म करती है। और जब कोई तकरार नहीं होती है, चाचा पंडित जी को छेड़ते हुए गट्टू हलवाई की इमरती की तारीफों के पुल बांधते हैं। तब पंडित जी भगवान के मोहन भोग की प्रशंसा करते नहीं थकते और चाचा मुंह बनाकर कहते, कभी खिलाओ तो जाने, गट्टू की इमरती से बेहतर है। पंडित जी भी तुनक कर जवाब देते, तुझे मोहन भोग खिलाने के लिए भोले बाबा की सेवा छोड़कर 4 धाम की यात्रा पर जाऊं, पाप का भागी बनूं, ऐसा धर्मी नहीं हूं। दोनों ही इंसान हैं। दोनों के जज्बात समान हैं। दोनों मन के भले हैं। अंतर है तो मात्र पहनावे का, धोती और पजामे का, माथे पे चंदन के तिलक और सर पर टोपी का। चाचा गांव के पंचायत में कागज रंगते हैं। एक बार कागज पर कलम से जो लिख दिया तो उसे फिर नहीं बदलते।
चाहे मनसबदार हो या तहसीलदार, ईमान के पक्के। पंडित जी कई बार समझाते, सरकार हमार माई बाप है, क्यों सिर भिड़ाता है, जैसे हाकम कहे कर दे, कौन सी तेरी कलम घिस जाएगी, मोटी बुद्धि का। पर चाचा ने कभी पंडित जी की बात नहीं मानी, हमेशा गांव की भलाई सोची, फिर वह गांव में पाठशाला बनाना हो या तालाब बंधवाना हो। ठेकेदार के लखेट चाचा को धमकाने आते, चाचा बड़ी बेफिक्र से कहते, मेरी तो कलम घिस गई है, अब जो कुछ लिखाना है ऊपर से लिखवा ले। पंडित जी और गांव के लोग भी साथ खड़े होकर चाचा का साथ निभाते। ऐसे तो पूरा गांव में एका था, पर शाम को बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर तकरारें जरूर करते थे। दोस्तों, कहानी का शेष भाग अगले अंक में। आप सभी को राम राम।